हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने साइंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के बाद अब आपका साइंस का ही पेपर बचा हुआ है। अब इस साइंस का जो पेपर आपका कब है? 20 फरवरी को है, ठीक। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसी को देखते हुए हम आपको 10 सेट पूरा प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसका ये पहला सेट है। यदि आप ये 10 सेट अगर कर लेते हैं तो आई होप आपके जो परीक्षा साइंस का होगा उसमें मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सॉल्व मैं करा रहा हूँ, जो कि सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक तरीके से लिस्ट ही है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया हुआ है पहला, जैसे आपका सेट फर्स्ट है, ठीक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। मतलब यहाँ पे पूछ दिया गया अगर ये आपको कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को बताइए, तो ये हमारा क्या होता है? बेंजीन होता है। और बेंजीन का हमारा जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? C6H6 होता है। ये हमारा क्या होता है? एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है C6 है, मतलब 6 कार्बन है, जिसमें से 3 जगहों पे जो होता है ये डबल बॉन्ड होता है और 3 जगहों पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और सारे कार्बन के साथ हमारे 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। यही हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कॉइल इज कॉल्ड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट नेम अनडाइनिंग फिनोमेना। मतलब कि क्या कारण है कि उसमें हमारा जो चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो आपका सिर्फ 1 वर्ड का है, जो कि आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही बस इसमें आपको करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है कि द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज काज ऑफ कंसर्न फॉर अ पीपल। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन पॉपुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैट्यूलेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इन स्मॉल। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है, एक तरीके से हमारा क्या है? पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ से रिलेटेड हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पैराग्राफ को आपको आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसी को पढ़ते हुए यहाँ पे आंसर को देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इन बॉयज एंड गर्ल। मतलब कि हमें 2 कॉमन बताना है। तो आपका क्या होता है? गर्ल डेवलप ब्रेस्ट एंड पब्लिक हेयर, दे स्टैंड मेंस्ट्रुएशन। और दूसरा हमारा बॉयज की बात कर रहे हैं तो बॉय डेवलप अ डीपर वॉइस एंड फेशियल हेयर। मतलब उनकी आवाज़ जो होती है वह कठोर हो जाती है और प्लस फेशियल, उसके चेहरे पे बाल आने लगते हैं। इस तरीके से हमारा ही होता है। दूसरे नंबर पे बोला गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकल्स फीमेल फैक्सिटिलिक। ये भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भी आपका क्या है? पैसेज है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन तो आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसी डी का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली, मतलब तेजी से, विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइन। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला हमारा क्या होता है? CaO होता है। वह क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। वह स्लेक्ड लाइन मतलब कि चूना जो है कि देता है। तो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। तो इस रिएक्शन को हम क्या बता सकते हैं? तो अब एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ठीक। अब ये दोनों मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? जो सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वह क्या होता है? जुड़ते हैं आपस में। जुड़ने के बाद जब प्रोडक्ट सिंगल बनाता है तो यहाँ पे इसको हम क्या? कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है कि हमारे पास 2 अलग अलग चीज़ें एक ही में मिला है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। आगे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब ये मिलाएंगे तो आपका ये जो स्लेक्ड लाइन बनता है, अब ये हमारा क्या हो जाता है? हीट, मतलब ये हमको गर्मी भी देता है। गर्मी देता है मतलब एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब कि इसमें हमारा A और B होगा। यही कारण है कि जो डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें A और B दोनों दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसी का आर पूछा गया। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम क्या करते हैं? पास कराते हैं किससे? ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से। तो हमें ब्लैक प्रेसिपिटेस ऑफ कॉपर सल्फाइड ऑब्टेंड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है सोल्यूशन में। तो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वह किसका एग्जाम्पल है?
तो यहाँ पे आप इसको जब करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है प्लस उसको फास्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें आपका ए एलिमेंट होगा जैसे इस तरीके से ए बी होगा मतलब और ये सी डी होगा। ठीक, इससे ए मिल जाएगा मतलब ए सी हो जाएगा, बी से डी मिल जाएगा, बी डी हो गया। दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें हमारा जो रिएक्शन बनेगा उसमें हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ना डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सच एज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बोरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, क्योंकि जब यहाँ से हमारा एक के साथ दूसरा अटैच होता है तो इसका मतलब वह होता है कि वहाँ पे जो आयन होगा वह भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस, अब जब भी बनेगा तो वहाँ पे कोई एक अवक्षेप बनता है, मतलब जैसे कोई चीज़ें बना रिएक्ट किया बन गया तो उसमें कुछ न चीज़ें नीचे बच जाती हैं, उसे अवक्षेप मतलब कि प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो बचेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इसके बाद बोल रहा है एन इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड है, क्लोरीन है और यहाँ पे सोडियम है, मतलब NaCl मतलब कि नमक बन सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे साल्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह क्या होगा, करेक्ट होगा। और डी में हमारा बी सी और डी तीनों आ रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका बोल रहा है कि जो बेकिंग सोडा है इज अ मिक्सचर ऑफ, ये जो बेकिंग सोडा होता है वह किस चीज़ का मिक्सर है। तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये आप अगर फार्मूला आपको पता है तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का जो मिक्सर होता है वह क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी पूछता है। यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, प्लस इसके साथ साथ आप इसको यूज को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यूज भी इसका देता है। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। 9 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखिए अच्छे से। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू, मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू, इसमें क्या सही होता है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्यों, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका सरफेस है, चीज़ें आएंगी तो इससे क्या हो जाती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब कहीं पे भी आपके लाइट आएंगे तो वहाँ से वह आने के बाद वह रिफ्लेक्ट भी होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसी में आर करके पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कनकेव मिरर एन इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर दिस इमेज इज, मतलब बोला गया है कि कोई कनकेव मिरर के सामने विद इन पास मतलब कि रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनता है इन लार्ज, मतलब कि पहले से कंपेयर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपेयर में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यह इमेज हमारा क्या हो सकता है, तो यह हमेशा जो कनकेव मिरर होता है जो इमेज बनाता है आपको पता होना चाहिए कि वह वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सीधे सीधे आपको याद भी रखना है, प्लस आपके क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें उसका नेचर भी पूछता है तो वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप याद करिए कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10 है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द सर्किट। तो मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइम है शॉर्ट सर्किट का, इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या होता है। तो उसमें जब शॉर्ट सर्किट हमारा तभी होता है जब उसमें इंक्रीज हैविली, मतलब बहुत तेज़ी से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अचानक से जब करंट बढ़ता है तभी हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका इसी में आर करके क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 बल्ब है, एक हमारा 100 वाट का है दूसरा 40 वाट का है, कनेक्टेड है सीरीज में। द करेंट थ्रू, करंट जबकि उसमें हमारा क्या है 100 वाट बल्ब के लिए 1 एम्पियर है तो करंट हमारा 40 वाट के लिए क्या होगा, तो इसमें भी आपका 1 ही एम्पियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा सीरीज में होता है सीरीज में सारे के पास हमारा सेम पहुंचता है। तो यही कारण है कि उसको भी हमारा जब 100 वाट को भी 1 एम्पियर मिल रहा है तो 40 वाट वाले को भी 1 ही एम्पियर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। अगर वहीं पर हमारा पैरेलल देता तब वहाँ पर हमारा दूसरा वैल्यू आता। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, मतलब इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है अंडरग्राउंड वाटर के लिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, ये गलत होता है। डाइवर्जन ऑफ हाई वाटर डैमेजिंग क्रॉप,
पॉल्यूशन फ्रॉम अर्बन वेस्ट, लेकिन हमारा जो एफोरेस्टेशन होता है यही कारण रहते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12वां, इनकम्प्लीट कॉम्ब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल, मतलब इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से यदि वह जला हुआ नहीं है तो वह हमारा क्या होगा, तो हमारा जो कोल पेट्रोलियम होगा वह क्या हो सकता है, उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि हमारा वो पूरी तरीके से नहीं जलता है तो उससे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, ये तो सही दिया हुआ है। और इसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी मशीन, ये गलत है, वार में ग्लोबल अर्ल है, प्रोड्यूस पॉइजन, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो भी कोई ऑब्जेक्ट यदि वह इनकम्प्लीट नहीं जलता है तो आप उसका देखेंगे जो स्मेल होता है काफ़ी ख़राब होता है, जो कि पॉइजनस हो सकता है। तो इसका मतलब कि पॉल्यूशन होगा प्लस पॉइजनस होगा, यही कारण है कि इसमें ए और डी ऑप्शन सही हो रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि कोई भी हमारा चीज़ें कंब्यूशन अगर जला रहे हैं तो वह यदि अधूरा जलता है तो उससे पॉल्यूशन भी होगा प्लस हमारा पॉइजनस गैस भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 13 में क्या बोला गया है, एसर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि स्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस, मतलब कि हमारा जो ये प्रोसेस है इसमें हमारा क्या होता है, स्वीट मतलब जो हमारे पसीने होते हैं महकने महकने प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या होता है, स्मेलिंग करता है। दूसरा बोल रहा है व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे हमारा जो बोथ ए एंड आर होगा वह ट्रू होगा, लेकिन जो हमारा आर जो है वह ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अलग चीज़ दिया है, ये अलग चीज़ दिया है। ठीक, दोनों चीज़ें सही बता रही है, लेकिन ये जो बी वाला आर वाला रीजन वाला पार्ट है वो को ए को सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि बी में हमारा क्या होता है, ए और आर दोनों ट्रू होता है, लेकिन आर जो है कि ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय द फिजन ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम इज टू ट्रिमेंडस दैट इज प्रोड्यूस्ड 10 मिलियन टाइम द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंब्यूशन ऑफ एटम कार्बन फ्रॉम कोल। ठीक, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वह प्रोसेस जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वहाँ से जो न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होता है, जनरेट होता है, वह 10 मिलियन टाइम जो है कि ज़्यादा होता है, जो कि हमें कोल से मिलता है। और रीजन में क्या बोल रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम सच एज यूरेनियम व्हेन बॉम्बार्ड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, द मास ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रेमेंडस एनर्जी। यहाँ भी सेम चीज़ें दिया है कि जो हमारा ए भी बोल रहा है कि वो एसेर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेर्शन का। ठीक, क्योंकि ये सही प्रकार से उसको बता रहा है किस प्रकार से वह कन्वर्ट होता है, और जबकि यहाँ पे आपका उस वाले क्वेश्चन में दोनों सही था लेकिन उसको सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो इसके बाद अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन में क्या बोला गया है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1 ग्राम ऑफ कापर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। चाइना डिश में हमने कापर पाउडर लिया और कितना लिया, 1 ग्राम लिया, और लेने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो व्हाट चेंज, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा जब हमने उसको हीट कर लिया, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड। अब फिर बोल रहा है कि जो सब्सटेंस हमारा हीट हो गया उसके ऊपर से यदि हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट, तो हमें कुछ विजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हमें गिव देना है केमिकल इक्वेशन को इस रिएक्शन का, फिर उसके बाद नेम देना है, कलर देना है कि हमारा क्या प्रोडक्ट फार्म हुआ इन केस से। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इसको आप देखेंगे तो जैसे कि हमने क्या ले लिया कि 1 ग्राम कापर पाउडर ले लिया है और उसको क्या किया गया, हीट किया, किसमें, चाइना डिश में। सारी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कापर पाउडर है तो हमने कापर लिख लिया। अब उसमें क्या बोल रहा है कि हम जलाएंगे तो हम हवा की उपस्थिति में जलाएंगे, क्योंकि बिना एयर के कोई ऑब्जेक्ट जलता नहीं है। हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो कापर ऑक्साइड बन गया। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद हमको क्या मिलेगा कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अब उसके ऊपर से हम पास करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो हमको उसके ऊपर से यदि हम हाइड्रोजन को पास कराते हैं तो हमको कॉपर मेटल मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का होता। द ब्लैक कलर्ड कार्बन ऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू द ब्राउन कलर मेटल। और उसके साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में हमारा ये हमारा कार्बन, ये क्या बोलते हैं,
कॉपर ऑक्साइड हमारा किस में था, ब्लैक में था। जब हमने हाइड्रोजन को उसके ऊपर से पास कराया तो ये जो कॉपर है और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना लिया, कॉपर अलग हो गया, जबकि इसका ब्लैक कलर से रेड कलर भी हो जाता है और ये वाटर मिल जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे हमने रिएक्शन में बता दिया, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस, वाइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। मतलब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस का बताया और उसके बाद उसका एक इंपॉर्टेंट यूज भी बताना है, लिखना है। तो द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि जो हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। और उसके अलावा इसमें हमारा जो क्लोरीन होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, ये जो क्लोर अल्कली बोला गया उसकी वजह से। अब इसके यूज की बात करेंगे तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज की बात करेंगे तो फॉर प्रिपेयरिंग सॉप्स एंड डिटर्जेंट। जैसे कि हम साबुन से नहाते हैं, डिटर्जेंट से कपड़े साफ करते हैं, तो उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ एंड फाइबर या फिर रेयान बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का प्रयोग हम करते कहाँ पे, प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर जो कि हमारा पानी में घुले हुए जर्म्स को मारने का काम करता है। और उसके बाद फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड पॉन्ड वाटर फ्रॉम जर्म। तो यहाँ भी वही चीज़ें बताया गया है कि जैसे पॉन्ड में या तालाब में हम इसको अगर डाल देते हैं तो वहाँ पे जो जर्म होगा उसको क्या करता है, मारता है। डिसइंफेक्टिंग कर डिसमेंस मतलब कि शुद्धिकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वही यदि हम बात करेंगे यूजेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो इन प्रिपेयरिंग एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर मतलब जो खाद अमोनिया होता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इसी का पार्ट बताया गया है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप ऑफ दिस साल्ट, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक, अब पहले नंबर पे बोला गया है कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, किससे, सोडियम कार्बोनेट से। हमें केमिकल इक्वेशन दीजिए। फिर उसके बाद यह किस टाइप का साल्ट है, फिर उसके बाद इसमें किस प्रकार की हार्डनेस मिली हुई है, वो सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और हार्डनेस है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का नाम लेंगे। जैसे केमिकल नेम है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा का है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, और इसमें हमारा जो केमिकल फार्मूले की बात करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिसाइक्लाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ही प्राप्त होता है। मतलब कि हमें सोडियम क्या लेना, सोडियम कार्बोनेट को ले लेना। जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। और इसके बाद लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला हमारा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, वो मिल जाता है। अगर इसके नेचर की बात करेंगे, यह किस प्रकार का साल्ट है, तो इट इज़ बेसिक, मतलब बेसिक टाइप ऑफ साल्ट है। अब इसका हमारा जो हार्डनेस होगा कैसे रिमूव होगा, तो इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि अगर पानी में हार्डनेस है तो उसको परमानेंटली यह रिमूव कर सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोला गया 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड जेंटली इन अ वाटर बाथ। अ 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन देन इन एक्सेज। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या एक्सेज होगा। मतलब कि 3 ml आपको एथेनॉल को लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, नॉर्मली गर्म करना है, फिर उसके बाद 5% ऑफ अल्कली पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड करना है, फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना है। तो हमें उससे क्या चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ABC, हाउ इज 5% सोल्यूशन ऑफ केमोनोफर प्रिपेयर्ड, स्टेट द रोल ऑफ अल्कनाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कनी का क्या रोल है, व्हाट हैपन एडिंग स्टेप, यदि हम इसको ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या हैपन हो सकता है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले का आंसर क्या है कि यदि हम टू मेक 5% सोल्यूशन, मतलब कि हमको 5% सोल्यूशन बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का, तो उसके लिए 5 ml के MnO4 एडिट किया जाएगा 95 ml वाटर के साथ। दैट इज 5 आउट ऑफ 100 बार शुड में, मतलब कि
100 पार्ट में से 5 हमारा क्या होता है कि MnO4 हो जाएगा। तो 100 में से 5 है, यही कारण है कि 5% उसका क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि उसका क्या रोल है। तो KMnO4 है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज इथेनॉल होता है टू इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए। वेन जब इसको हम ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, एडिट करेंगे, तो इसका जो कलर होगा वह क्या हो जाएगा, पर्पल। फिर उसके बाद हो सकता है कि पर्पल जो पहले कलर था वह रीअपियर मतलब कि दोबारा से दिखाई देने लग सकता है। तीसरे पार्ट में इसका केमिकल इक्वेशन पूछा गया है। तो केमिकल इक्वेशन हमारा इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CS हमारा होता है, इथेनॉल का फार्मूला हमारा होता है C, यहाँ पे हमारा C2 होता है और H5OH होता है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मिल गया और ये हमारा अल्कलिन KMnO4 है, तो इससे हमारा एथेनॉइक एसिड हो गया। एथेनॉइक एसिड का हमारा फार्मूला होता है CH3COOH प्लस इससे हमारा वाटर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 में क्या पूछा गया है। तो 18 में बोला गया है कि अ स्क्वायरल इज स्कैरी सिचुएशन, मतलब कोई स्क्वायरल है वह किस प्रकार के सिचुएशन में, स्कैरी मतलब डरे हुए। इट्स बॉडी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रन अवे। अब उसके बॉडी के अंदर जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं वह फाइटिंग लड़ने के लिए हो रही हैं या फिर दूर भागने के लिए हो रही है। स्टेट करना है इमीडिएट चेंज इन दैट टेक प्लेस इन बॉडी, कि उसके बॉडी में अचानक से क्या बदलाव आता है। सो दैट द क्वेरल इज एबल टू आइदर फाइट आर, जिससे कि वह या तो लड़े या फिर भाग जाए। तो यह इस प्रकार का जो कंडीशन होता है, इन सच कंडीशन द हार्मोन एड्रेनाइल विल सेक्रेट डायरेक्टली, मतलब कि जो एड्रेनाइल होता है हार्मोन वह बहुत ही जल्दी से क्या हो जाता है, सिक्रेटेड हो जाता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड ऑफ स्क्वायरल, मतलब जो स्क्वायरल का ब्लड होगा उसमें हमारा जो हार्मोन होगा वो आएगा फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एज रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा कि उसके बॉडी में कुछ बदलाव आ जाएगी। फिर द हार्ट विल फास्टर, जिसकी वजह से जो उसका हार्ट होगा वह बीट फास्टर मतलब तेज़ी से धड़केगा, और जिसके लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस भी लेगा। देयर वुड बी राइज इन ब्लड प्रेशर, यदि उसके ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, एंड ब्लड वुड बी डायरेक्टली स्केलेटल मसल, और जो ब्लड होता है डायरेक्टेड होता है किसके द्वारा, स्केलेटल मसल के द्वारा। द ब्रीथिंग रेट वुड इंक्रीज, और उसका जो सांस लेने की गति हो जाती है वह भी हमारी बढ़ जाती है। दिस चेंजेस वुड इनेबल टू स्क्वायरल टू फाइट आउट, यही कारण है कि जिससे वह क्या तो लड़ सकता है या फिर अपने डरे हुए सिचुएशन में जा सकता है या फिर भाग सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे कंडीशन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको बोल रहा है केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो केमिकल जो कम्युनिकेशन होता है वह क्या होता है, कैरिड होता है आउट थ्रू द केमिकल रेगुलेशन। इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, कार्ड हार्मोन। तो मतलब कि जो केमिकल कम्युनिकेशन कैरिड होता है केमिकल रेगुलेशन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। दे कैन डिफ्यूज टू डिफरेंट रिलीजन ऑफ बॉडी, वह क्या कहता है, डिफ्यूज करता है डिफरेंट रीजन हमारे बॉडी के। देयर बाई अलाउ द सेल टू कम्युनिकेट, यही कारण है कि वह सेल को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन। द नियर बाई सेल डिटेक्ट देम यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन दियर सरफेस एंड बिकम एबल टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इन इट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑन द अदर हैंड रीचेज ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्व टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर यह क्वेश्चन आपका रहता है तो ये आप आंसर को याद कर लेंगे, यही आपको लिखना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टर्म को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। ठीक, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का आप क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होता है क्या, एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि जो एंथर होता है वो मेल पार्ट होता है और हमारा जो पिस्टिल होता है वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है किसका, पॉलन ग्रेन का, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें हमारा डिफरेंस भी पूछा गया है। तो द पॉलिनेशन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है यह एक ही पौधे के सेम फ्लावर में होगा, मतलब जो फ्लावर बना हुआ है उसी में ये चीज़ होगा, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में द पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा अदर, मतलब कि एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये है, इसका जो पॉलन ग्रेन है इसके पास जाएगा तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से जा रहा है तो वहाँ पे हमारा क्रॉस होगा, इसी फ्लावर में रह जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इट अकर इन स्टेट ऑफ बर्ड इन द फ्लावर, ये हमारा होता क्या है, जो हमारा फ्लावर का बर्ड कली होता है उसमें होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वह टेक प्लेस आफ्टर द फ्लावर ब्लूम, ये तब होता है जब फ्लावर ब्लूम मतलब कि फूल क्या हो जाता है, खिल जाता है, तब उसमें प्रोसेस होता है। तो पॉलिनेशन अब उसके बाद हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय ब्रिंगिंग द मेल गैमेट क्लोजर टू द फीमेल, मतलब कि इसका हेल्प यह होता है कि जो मेल गैमेट होता है वह क्लोजर पास आता है फीमेल गैमेट के पास और अलाउ करता है फ्यूजन के लिए। इट आल्सो हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएशन ऑफ प्लांट, और इससे हमारा न्यू वेरिएशन ऑफ प्लांट भी प्रोड्यूस हो सकता है, यही कारण है इसका हमारा पॉलिनेशन के सिग्निफिकेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, व्हाट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर, गिव एन एग्जांपल, इट इज नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जस्टिफाई योर आंसर, ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सवाल है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया स्ट्रक्चर विथ सिमिलर बेसिक डिजाइन बट सर्विंग डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइज आर कॉल्ड होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर भी सिमिलर बेसिक, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगा, संरचना होगा, वह क्या होगा, सिमिलर होगा, बट सर्विंग डिफरेंट फंक्शन, लेकिन वो अलग अलग कार्य करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो यही कारण है कि उसको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल में जो 4 लिम्स होता है वह रेप्टाइल का, और एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म द 4 लिम्ब इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर बोन्स, जबकि सारे का जो हमारा बना हुआ रहता है वो हमारा सिमिलर बोन का बना रहता है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यस, और उसके बाद हमारा क्या पूछा, जस्टिफाई। यस, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव अ कॉमन एंसेस्टर, लेकिन उसमें कॉमन बात करेंगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हमेशा ही कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडर पार्टिकल स्टेट 4 इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आपको आता रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू, यदि हम बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू अ कोलाइडर सोल्यूशन सच ए स्मोक, जैसे कि स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं हो गया, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल एक्सेट्रा, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, तो हमें जो वहाँ पे बीम होगा वह क्या होगा, हमें दिखाई देगा। दिस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कोलाइडर सोल्यूशन when the beam of light passes through the colloidal particle in the solution do not allow the beam of completely pass through them, मतलब कि इसमें से तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है, लेकिन इसमें पास नहीं होने देता, इसीलिए इसमें हमारा क्या होता है, दिखाई देता है। thus the light collide with the particle of collides and in scattered का मतलब बिखर जाना होता है। this scattering makes the path of light beam विजिबल, ये कारण है कि वो जो लाइट होता है, जैसे अब इसमें आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें आपको दिख रहा है, सोन इन द राइट, मतलब जो लाइट में दिखाया गया है। टिंडल इफेक्ट कैन बी, अभी टिंडल इफेक्ट कैन बी आजर व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंसर, मतलब कि यदि आप सघन कोई जंगल में जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जो पत्तियों के बीच में जो जगह होता है वहाँ से जो आता है वहाँ से भी आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आगे पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट डायरेक्टेड एट अ ग्लास ऑफ मिल्क में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको दिख सकता है। द ब्लू कलर ऑफ स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ 2 स्ट्रोक इंजन, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन से भी यदि वो हमारा आ रहा है तो भी हमारा दिख सकता है। आर इवन 4, मतलब कि चाहे हमारा इंजन 2 स्ट्रोक का हो चाहे 4 स्ट्रोक का हो, वेयर द बर्न इंजन ए प्रोवाइड पार्टिकल, वहाँ से हमारा जो पार्टिकल होता है वो प्रोवाइड हो जाता है। द विजिबल बीम ऑफ हेडलाइट्स इन लॉग कास्ट टिंडल इफेक्ट, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं बाइक से तो रास्ते में यदि आपके लाइट के सामने बहुत सारे पार्टिकल दिखता है तो भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से टिंडल इफेक्ट होता है। द ड्रॉपलेट ऑफ फॉग स्केड लाइट मेकिंग हेडलाइट बीम विजिबल, यही कारण है कि उसमें जो डस्ट या फिर चीज़ें होती हैं वो लाइट को विजिबल कराती है। इसी में आपका अगला क्वेश्चन बना हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म, ये क्या होता है और व्हाट हैपन व्हेन नैरो बीम जो है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, वाइट लाइट पासेस थ्रू, या फिर ग्लास स्लैब होगा, ग्लास प्रिज्म होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या हमारा इसमें डिफरेंस है किसमें, ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में। तो यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जो ग्लास होता है उसका जो स्लैब है वो पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जबकि हमारा जो प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है 2 ट्रायंगुलर
बेसेज एंड 3 ट्रेंगुलर लेटरल साइड्स होता है। एंड अ ग्लास स्लैब एंड इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे ये पैरेलल होते हैं ईच अदर से, हाउएवर द इमरजेंट रे स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली, मतलब कि थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है, जबकि यहाँ पे इन अ ग्लास प्रिज्म इंसिडेंट जो रे होता है इमरजेंट रे लाइट नॉट पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। यही इसमें हमारा क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे आगे पार्ट का, तो फिर नैरो बीम मोनोक्रोमेटिक ग्लास पास थ्रू, तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, इट इज डेविएटेड फ्रॉम एक्चुअल पाथ बट इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। अब वही ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे, तो इट इज डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल पाथ बट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे ऑफ लाइट इज नॉन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इसी को आपको एक्सप्लेन कराया गया है, वही आपका यहाँ पे भी चीज़ बताया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया ड्रा अ लेबल डायग्राम, एक आप लेबल डायग्राम शो करिए रेडिस सेपरेशन सर, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जरूर आएगा क्वेश्चन, तो इस वजह से आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें यही बोला गया है कि हमारा जो सन होता है सनराइज और सनसेट में वो रेडिश मतलब लाल रंग दिखता है, जबकि जब हमारा दोपहर रहता है तो उस समय हमारा वो क्या दिखता है, वाइट दिखता है। और वो हमारे सन सूर्य ओवरहेड मतलब कि जस्ट हमारे सन जो होता है ऊपर होता है। तो इसमें हमारा क्या रीजन हो सकता है उसको हम आपको बताते हैं। तो ड्यूरिंग सनराइज सन है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है या फिर सूर्य अस्त हो रहा है, तो जो लाइट होता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द हॉरिजन, उस समय आप जैसे हॉरिजन का मतलब किसे अस्त हो रहा है, तो आप देखेंगे मतलब कि अस्त होगा तो ये ग्राउंड के लेवल में ही आ जाएगा, तो उसे हम क्या कर रहे हैं हॉरिजन। अब हॉरिजन में है, हॉरिजन के बहुत क्लोज है मतलब, ठीक। इसके बाद देयर फॉर मोस्ट आर द ब्लू लाइट, अब जैसे जो ब्लू लाइट होता है और उसका जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, शार्टर होता है, शार्टर होने की वजह से वो क्या होता है स्कैटर, स्कैटर का मतलब बिखर जाता है पार्टिकल मोस्ट ऑफ द रेड लाइट। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, और जबकि विच स्कैटर द लिस्ट, जबकि हमारा जो रेड लाइट होता है वह स्कैटर बिखरता है, लिस्ट मतलब कम, यही कारण है कम बिखरता है तो हमारे आंखों के पास तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि जो सन होता है वह हमें कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और वो चाहे आप सनराइज हो चाहे सनसेट हो, ठीक। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो रेलवे स्ट्रेक या फिर कोई सिग्नल होता है तो वहाँ पर रेड कलर की बत्तियाँ लगी हुई रहती हैं, क्यों लगी हुई रहती हैं, क्योंकि उसका जो वेव लेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी दूरी तक को जा सकता है, यही कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्या दूसरा पार्ट है 8 दोपहर के समय में जो सन होता है डायरेक्टली हमारे सूर्य के ऊपर होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, अब सन के द्वारा जो लाइट आती है ट्रेवल रिलेटिविटी या शॉर्टर, तो उस समय जो सन हमारा दोपहर के समय में होता है बहुत ही कम दूरी तय करता है हमारे पास पहुँचने में। एटमॉस्फेयर टू रीच द अर्थ इज द लिटल फ्रैक्शन ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू या वायलेट होता है वह स्कैटर्ड हो जाता है टू सी अपीयर वाइट, तो ये जब स्कैटर हो जाता है बचता है वाइट, तो यही कारण है कि जो उस समय दिन के समय में हमारा ज़्यादातर जो लाइट होता है वो हमें वाइट ही दिखाई देता है, और सन भी हमें लगता है कि वह हमारा वाइट ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 23, अब VI मतलब वोल्टेज एम्पियर ग्राफ फॉर नाइक्रोम और इज गिवन वायर, मतलब कि गिवन हमारा दिया हुआ है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, हम इसको इससे हमें क्या मिलता है, ड्रा लेवल सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेट सच ग्राफ। तो जैसे कि हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है VI ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमको एक दूसरा डायग्राम बनाना है। तो द ग्राफ शो दैट द करंट थ्रू द नाइक्रोम वर इंक्रीज, इसमें बोल रहा है कि जो नाइक्रोम में वायर है उसमें जो हमारा एक करंट है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस अगर वायर इंक्रीज एरियर बाय, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अब जैसे कि हमें ओम्स लॉ पता है, द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनेड एबव ग्राफ है, जो कि हमें, और इसमें बोला क्या है कि क्या हमको दिखता है, तो इसमें हमारा क्या ओम्स लॉ है। अब यहाँ पे अब इसको यदि हम बनाएंगे तो इस तरीके से हम इमेज बना लेंगे जो कि हमारा इसका बना हुआ है, ठीक। इसके बाद हमारा 24 क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना हुआ है। अब बी पार्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर, तो पहले हम एक आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट हीट, जिसको यस इंडिकेट करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जो कि आर होता है, ड्यू टू करंट आई से इंडिकेट करते हैं, कब होता है, फ्लोइंग थ्रू द टाइम टी, मतलब टी समय के लिए हमारा हीट को इस रेजिस्टेंस के वायर में इतना करंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे हम फार्मूला से कैसे बनाते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, ये आपको रट लेना है, ये आपको, इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। प्लस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हीटिंग का इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन भी बनाया गया, क्या है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। दूसरा क्वेश्चन में कंप्यूट द हीट जनरेट, अब उसी से हमको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप हीट को कंप्यूट करिए कि यदि उसको 96,000 कूलाम दिया जाता है
2 आवर के लिए दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है 40 है। सारी वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा कूलाम मतलब ये चार्ज हो गया। ये टाइम 2 आवर, इसको सेकंड में बदल लेते हैं तो 7200 हो गया। भी हमारा वोल्ट हो गया, मतलब ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। करंट आई बराबर क्यू बाई टी होता है, क्यू में टी का डिवाइड करेंगे ये हमारा आ गया। अमाउंट ऑफ हीट के लिए बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। और इसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है एच इक्वल टू वी एल टी होता है, वी आई टी होता है। और इसमें यदि हम रखेंगे वी की वैल्यू हमारा यहाँ पे 40 दिया हुआ है। ये हमारा करंट की वैल्यू आ चुका 40/3 आ गया है। ये टाइम हमारा 7200 सेकेंड है। सारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 3,84,000, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ई राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने कूलाम इतने हमारे घंटे में इतने पोटेंशियल डिफरेंस से इतना हीट जनरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम टू their respective metal. Why are these metal placed in the reactivity series? How are the metal obtained from their ores? Take an example to explain the process of extraction along with chemical equations. ठीक, अब इसको यहाँ पे बोला गया है तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख के याद कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि यहाँ पे आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। यह हमारा बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी जो एफिनिटी होती है वह ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में। यही कारण है कि इनका जो ऑक्साइड होता है स्टेबल होता है। टू रिड्यूस दिएम बाथ कार्बन को रिड्यूस करने में वेरी हाई टेम्परेचर, और इसके लिए इनको टेम्परेचर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद एक कार्बाइड बना लेते हैं। तो इनका जो ऑक्साइड होता है कार्बन, और इसका जो ऑक्साइड होता है वह कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं हो सकता है। किस तरीके से आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका कैथोड पे आपका यदि सोडियम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से आपका ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आर शोन। मतलब कि पीरियाडिक टेबल, और पीरियाडिक टेबल तो आपका सिलेबस में शायद है नहीं या होगा, तो इससे आप कर लेंगे। इसके बाद आपका क्या है, क्योंकि 2020 का है तो 2020 में शायद आपका पीरियाडिक टेबल अब हट गया है, या जो भी होगा आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। डिफाइन एटॉमिक साइज गिव यूनिट मेजरमेंट इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल दैट टेंड, हाँ इसमें रेडियस ऑफ पीरियाडिक वाइट स्टो। तो एटॉमिक साइज जो रेफर करता है रेडियस ऑफ एटम के। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज देयर अ डिफरेंस इन रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो ब्रीथिंग होता है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में वह किस प्रकार से डिफरेंस है वह बताना है। जैसा कि आपको पता है एक्वाटिक मतलब जल में रहने वाले, जैसे फिशेस हो गए, वो ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन को वाटर से। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी को अपने गिल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। अब हवा में जितना ऑक्सीजन उसके कंपेयर में वाटर में तो कम ही रहता है। देयरफॉर एक्वाटिक एनिमल हैव टू ब्रीथ मच फास्टर। यही कारण है कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनकी जो सांस लेने की स्पीड होती है वह क्या होती है, ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब कि जो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसके कंपेयर में। क्योंकि यहाँ पे हम बाहर हैं, बाहर हमारा एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो हम आसानी से सांस लेते हैं, जबकि वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है उनको। यही रीज़न है। फिर उसके बाद डायग्राम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका डायग्राम बनाना है, तो आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बना देना है। आप डायग्राम बना करके उसके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन या और में पूछा, नेम द ऑर्गन दैट फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से ऑर्गेनिज्म में है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ पेयर ऑफ किडनी। इसमें हमारा पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरिन्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। चाहे ये पार्ट आप करिए चाहे ये पार्ट करिए, इसमें आपको नाम याद रखना है। तो इसने आप में नाम दिया, डिस्क्राइब द ब्रीफ हाउ यूरिन प्रोड्यूस। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ब्रीफली बताइए कि ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी में प्रोड्यूस होता है। द फर्स्ट स्टेप यूरिन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ब्लड इज फिल्टर इन द किडनी।
ब्लड जो है कि किडनी में फिल्टर होता है। द बेसिक फिल्टर यूनिट इज किडनी। तो सबसे जो बेसिक फिल्ट्रेशन वो हमारा यूनिट हुआ क्या होता है, किडनी होता है। ये हमारा क्लस्टर हमारा वेरी थ्री बहुत ही पतला वाल ब्लड कैपिलरीज होता है। प्रत्येक जो कैपिलरीज होता है वह किडनी एसोसिएट होता है किसके साथ, कप की तरह होता है, अक्वाइल्ड ट्यूब की तरह होता है, और ये हमारा ब्राउमेन कैप्सूल की तरह होता है जो कलेक्ट करता है, फिल्टर करता है। सारे जो किडनी होते हैं वह लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। अब ब्लड इज फिल्टर सो फायरली थ्रू दिस यूनिट। अब इसी से जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। सब स्टेज इनिशियल फिल्टर, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिल्टर हो जाती हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, रीअब्जॉर्ब द फिल्टर। फिर उसके बाद हमारा क्या बनता है, यूरिन बनता है, उसी का हमारा यह आ जाता है। और जो हमारा यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। फिर जब ये हमारा क्या बोलते हैं स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, प्रेशर विल एक्सपेंडेड। तो फिर उसके बाद जैसे कि बढ़ते बढ़ते जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर बनता है। फिर जो ब्लैडर लीड होता है यूरिन गो पास थ्रू तो यूरेथ्रा पर जाता है। फिर उसके बाद हमें उसके बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स, एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल। व्हाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल नॉट इंडिरेक्टेड, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे कि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स क्या होता है, व्हेन टू होमोजोगस इंडिविजुअल विथ वन आर मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर अक्रॉस द कैरेक्टर दैट अपीयर। तो F1 हाइब्रिड हमारा क्या है, जैसे वाइट एक्सपेरिमेंटिंग हम कर रहे हैं कैसे, पी प्लांट के साथ। तो यहाँ पे जो मेंडल थे उन्होंने एक प्लांट लिया पी मटर का विथ कॉन्ट्रैक्टिव, जैसे कि एक हम उन्होंने टाल लिया, एक डॉर्फ लिया, ठीक। तो टाल दोनों है, टाल है तो उसको टीटी से इंडिकेट किया गया, डॉर्फ है 60 है तो उसको स्मॉल टी से इंडिकेट किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन किया, ये गेट टाल प्लांट, तो उनको सिर्फ टाल प्लांट ही मिलता है बाई सेल्फ पॉलिनेटिव फ्रेम। फिर उसके बाद उन्होंने आगे किया तो इस प्रकार का उनको जो है कि स्ट्रक्चर मिलता है जो कि आगे उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में बताया है। फिर उसके बाद आगे वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ड्रा डायग्राम ऑफ विच फॉलोइंग केसेस शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कि इमेज बनाना है, कब बनाना है, केसेस, कुछ केसेस में से बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस में जो हमें ऑब्जेक्ट को रखना है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल पे के बिटवीन, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के सामने कहीं पे भी रखिए, और फिर उसके बाद 2F पे रखिए कन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन के यहाँ पे इमेज बनाया गया है। इमेज से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से इसके जो भी कंडीशन होते हैं कन्वेक्स और कनकेव के इन्फिनिटिव पे कहाँ पे किस प्रकार से इमेज बनता है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा करना कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके 5 नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है, इसी में और करके क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लेस रखा गया है इन फ्रंट ऑफ, मतलब कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट हमारा साइज कितना इतना दिया है, जबकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो हमारा कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मतलब कि शार्प इमेज फाइंड करने के लिए हमें उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, प्लस हमारा उसका जो साइज होगा इमेज का वह क्या होगा, हमारा उसको डायग्राम भी बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइट सबसे पहले दिया हुआ है इमेज का वो 4 सेंटीमीटर है। यू हमारा क्या है -25 हो गया, फोकल लेंथ -25, मतलब कि कनकेव के केस में जो यू और एफ होता है उसको माइनस लेते हैं। फिर उसके बाद मिरर फार्मूला जो हमारा होता है U1/F = 1/V + 1/U। इसमें हम क्या करेंगे, यू और भी की एफ की वैल्यू रख करके भी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इतना आ गया। अब इसका मतलब यही है कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 37.5 फ्रॉम द मिरर, मतलब यही है कि जो स्क्रीन होगा वह हमको मिरर से फ्रंट सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब इसका इमेज भी पार्ट में बोला गया है, फॉर साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज के लिए हमारा H' बराबर -V/-U होता है। इसमें सारा वैल्यू रखने के बाद हमारा जो साइज ऑफ इमेज आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इमेज फार्म होगा इन्वर्टेड होगा और उसकी साइज हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। और इमेज की बात करेंगे तो इमेज आपका यहाँ पे डायग्राम जो है कि बनाया गया है, किस प्रकार से हमारा बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, लिस्ट एनी टू उसके दो यूज बताइए, लार्ज लेवल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोड को। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए सोलेनाइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर, बस आपको इतना ही लिखना है। फिर अब यूज पे आ जाएंगे। तो यूज में आपकी क्या बातें हो रही हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, मतलब अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, मोटर्स में, स्पीकर्स में, टॉयज में भी प्रयोग किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे MRI मशीन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। लुक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इन अवर बॉडी में भी किया जाता है। दूसरा यह लेवल डायग्राम की बात हो रही है। लेवल डायग्राम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और सी में क्या पूछा गया, स्टेट द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, कि क्या कारण है कि सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो अ सॉफ्ट आयरन कोर इजिली गेन मैग्नेट, यही मतलब कि सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से मैग्नेटिज्म को गेन कर लेता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पासिस थ्रू होता है इससे तब, तो इस इट आल्सो लूजेज मैग्नेटिज्म, और ये अपने मैग्नेटिज्म खोज भी देता है एज सून एज करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टॉप। और जैसे ही करंट हमारा क्या होता है पास होना बंद हो जाता है, तो अपने मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को ख़त्म भी कर लेता है। यही कारण है कि उसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करते हैं। डी की बात करेंगे तो लिस्ट 2 वेज आप इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो, क्या दो कारण जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्षमता पावर को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, कॉइल में हमारा जो नंबर ऑफ टर्न है इसको हम बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे हमारा जो उसका स्ट्रेंथ वह भी बढ़ जाएगा। द ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर विल बी स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। और उसके अलावा बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके अलावा उसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करके भी उसके स्ट्रेंथ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सेट फर्स्ट को देखा। इससे आई होप आपको बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी। इसी प्रकार से हम 10 सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने उस 10 सेट को यदि कर लिया तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम होगा वह बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी विज्ञान का जो साइंस का पेपर है वो अच्छी तरीके से, अभी भी अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी मौका है कि मिल करके तैयारी करके आप करिए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।